मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, रिटन बाय धर्मवीर भारती। मेरा मीन्स माई, छोटा सा स्मॉल, निजी प्राइवेट, पुस्तकालय लाइब्रेरी। मेरा छोटा सा निजी प्राइवेट पुस्तकालय लाइब्रेरी, माई स्मॉल प्राइवेट लाइब्रेरी, ये टाइटल है। जुलाई 1989, 1989। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोजोर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। ने इसमें दिखाया जा रहा है कि तीन हार्ट अटैक आया और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि अब प्राण नहीं रहे, मतलब कि ये डेड है, पर डॉक्टर बोजोर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स दिए, 900 वोल्ट्स शॉक करंट दिया। भयानक प्रयोग, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी ज़रा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। तो डॉक्टर बोजोर्स का कहना था, डॉक्टर बोजेर्स का कहना था, ये बोजेर्स है ना। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्हें डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि अब प्राण नहीं रहे, हिज डेड, हिज नो मोर, बट डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हार नहीं मानी थी, हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स दिए, 900 वोल्ट शॉक दिए। भयानक प्रयोग, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा, पर यदि कहीं भी ज़रा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। तो डॉक्टर बोर्जेस ने कहा कि अगर ये डेड है तो इसको तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, लेकिन अगर ज़रा भी प्राण इसके अंदर है तो ये फिर से वापस जिंदा हार्ट जो है फिर से एक्टिव हो सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। तो लाइफ तो वापस आ गया, मगर इस एक्सपेरिमेंट में 7% लेखक का जो है 60% हार्ट जो है वो नष्ट हो गया। केवल 40% बचा, उसमें भी 3 अवरोध मीन्स रुकावट, ब्लॉकेज है। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। ओपन हार्ट सर्जरी तो करना होगा, लेकिन जो सर्जन है वो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन है, हिचकना इज हेजिटेशन। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो, क्योंकि उनको ये फियर आ रहा है कि अगर ऑपरेशन के बाद हार्ट रिवाइव नहीं हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। फिर इन्होंने तय किया कि अन्य विशेषज्ञों की राय भी ले लिया जाए, फिर ऑपरेशन करे कि नहीं वो डिसाइड किया जाएगा। तब मैं घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें, और तब घर जाकर बेड रेस्ट ले। यह है बहरहाल इज हाउएवर, बहरहाल ऐसी अर्धमृत्यु मीन हाफ डेड की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। लेखक का जिद था कि उससे बेडरूम में नहीं, वो किताब वाले कमरे में, उनका जो प्राइवेट लाइब्रेरी था या किताब वालों का कमरा यहाँ कहा गया, तो किताब वाले कमरे में ही उनको रखा जाए। वहीं लिटा दिया गया है मुझे। चलना बोलना पढ़ना मना है। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीज़ें देखता रहता हूँ। मैं चलना फिरना मना है, बोलना भी मना है, और इसलिए 2 ही चीज़ें दिन भर वो देखते रहते हैं लेकर। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों तरफ फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ। तो 2 ही चीज़ लेखक को दिख रहा है। जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो
हवा में झूलते हुए सुपारी के पेड़ के पत्ते दिखते हैं, झालरदार पत्ते। और कमरे के अंदर देखते हैं तो चारों ओर फर्श इज फ्लोर, फ्लोर से लेकर छत तक, रूफ तक ऊंची ऊंची किताबों से ठसाठस भरी हुई अलमारियाँ में, टोटल पैक कबर्ड्स, अलमारियाँ। बचपन में परी कथाओं, फेरी टेल्स, परी कथा मीन्स फेरी टेल्स में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हज़ारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। तो लेखक को लगता है कि जैसे कि फेरी टेल्स में पढ़ते थे कि किसी राजा का जो प्राण था वो एक तोते के अंदर था, उसी तरह से लेखक को लगता है कि मेरे प्राण भी इन 40-50 साल में जो जमा किए हैं ये बुक पढ़ते पढ़ते या जब खरीद कर कहीं से भी लाकर जो भी जमा किए हैं, जो इनके पास है, इन्हीं किताबों में उनके भी प्राण हैं। झूलते मीन्स स्विंग, स्विंग करना, झूलना, स्विंगिंग। सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, सुपारी के एक ट्री है, सुपारी ट्री के जो झालरदार पत्ते उनको स्विंग करते हुए लेखक देख रहे हैं। और अंदर कमरों में चारों तरफ किताबें किताबें उनको दिख रहा है। What is the meaning of झालरदार? झालरदार, झालरदार इज समथिंग विच इज लाइक इन पार्टीशंस, और झालरदार विच इज यूज फॉर डेकोरेशंस, लाइक दीज आर नॉट स्ट्रेट लीव्स, दे आर झालरदार लीव्स। Sir, can you give a झालरदार means the decorative leaf, which is not normal leaf. It looks good, like it has partition in between them, and it will in the so like I can tell us decorative leaf, right? Yes, yes. And inside the house we see usually the books from floor to roof. कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। ने कैसे जमा हुई, बुक्स के बारे में बता रहे हैं। संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा मैं बाद में बताऊंगा। और बाद में बताएंगे कि इतना कलेक्शन उनके पास कहाँ से आया किताबों का। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जागा। उसके पहले लेखक ये बताना चाहते हैं कि किताबें पढ़ना और उसको सहेजना मीन्स अच्छे से रखना, सहेजना मीन्स सरिया के अच्छे से रखना का शौक़ कैसे जागा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो इनके माता पिता भी मैंने उस मैंने हॉबी या उस कलेक्शन में इंटरेस्टेड थे, जिस चीज़ में लेखक थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बचपन से ही इनको किताबों के साथ मैंने इनका एक रहा है, रिलेशन रहा है किताबों के साथ, इनका पढ़ना लिखना सरियाना इनका काम रहा है बचपन से ही। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन एक चल रहा था जो कि चरम सीमा पर था, बहुत ही जोर शोर से वो आंदोलन चल रहा था। और लेकिन What is the meaning of आर्य समाज? आर्य समाज इज अ समाज, इज अ सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल रन अ सोसाइटी, कम्युनिटी। Okay. आर्य समाज इट दे कॉल्ड। What is सुधारवादी? सुधारवाद मीन्स इम्प्रूवमेंट, अपने ही सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए आंदोलन चल रहा था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। और लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी एक जगह, What is रानी मंडी? प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, उसके प्रधान थे। प्रधान मीन्स मुख्य बोल सकते हैं, हेड थे। हाँ, हेड थे, करेक्ट। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए मीन्स वुमेन एजुकेशन के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना ही की थी। It was the name of a पाठशाला, right? इनॉग्रेशन किए थे उसकी माँ ने। तो पिता आर्य समाज के रानी मंडी इलाके के हेड थे और जो माँ थी वो तो शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए एक स्कूल ही खोल दी थी। ये लेखक की बचपन के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि क्या करते थे और उसकी माँ क्या करती थी। तो उनके पिता जो थे वो हेड थे आर्य समाज रानी मंडी के, और माँ ने तो स्कूल ही खोल दिया था स्त्री शिक्षा की
आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी स्त्री शिक्षा के लिए। Sir, Actually, लेखक is saying, writer is saying about his childhood, how his childhood was. So his father was a head in Rani Mandi Arya Samaj area. Okay, he was Arya Samaj head. oh, sir, Rani Mandi is a place. Place, yeah, Rani Mandi is a place. So in Rani Mandi, his father was head of Arya Samaj, and his mother opened a school for Stri Shiksha, for women education. पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। What is आह्वान? रिक्वेस्ट या उनके आह्वान में, उनके संपर्क में आकर जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिला उसको Okay. आह्वान कहते हैं। आह्वान मीन्स कॉल। तो गांधी जी ने कॉल किया कि सरकारी नौकरी, उनके कॉल पर, गांधी जी के कॉल पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। What is नियमित पत्र पत्रिकाएं? मैंने जो भी है टाइमली, रूटीन, What is the meaning of नियमित? रूटीन, Write the meaning. Routine. या टाइमली और रूटीन। पत्र पत्रिकाएं मैंने न्यूज़पेपर या बुक्स आते रहते थे। Magazines, can I tell? या पत्र पत्रिकाएं, लेटर्स और मैगजीन्स आते One थे। minute. आर्यमित्र साप्ताहिक, उनका नाम आप बता रहे हैं। Okay. जो पत्र और पत्रिकाएं आती थी उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, और मीन चाइल्ड के बाल पत्रिकाएं जो बच्चों के लिए जो मैगजीन्स होती हैं वो, Wow. का नाम दिया हुआ है बाल सखा और और चमचम। चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमार, Sir, परियों meaning. फेरीज, Okay. राजकुमारों, प्रिंसेस, Princess. दानवों, दानव। एविल्स, English meaning. एविल, Demons. डेमंस, करेक्ट, डेमंस, और सुंदरी, सुंदरी कन्याओं। राजकन्याओं या प्रिंसेस की कहानियाँ और रेखा चित्र, कहानी भी होते थे और पिक्चर्स भी होते थे, स्केचेस, रेखा चित्र की कहानियाँ मीन स्टोरीज, रेखा चित्र इज पिक्चर पिक्चर। हाँ, होते थे। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, What is chart? मैंने आदत लग गई, चाट लग गई, Addicted. हाँ, एडिक्टेड, पढ़ने की आदत लग गई। हाँ, हर समय पढ़ता रहता। यस सर। तो इसमें जो भी नाम दिया हुआ है ये सब उनके घर में, लेखक के घर में आते थे। So आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती गृहिणी. Yes. Okay, these were coming for his father. Yes. Or like the normal newspapers. Yeah. And for him especially बाल सखा और चमचम was coming. मैगजीन्स, बाल सखा और चमचम. मैगजीन्स, बाल सखा और चमचम आता था। चमचम. उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, अब लेखक को पढ़ने की आदत लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखा रहता, रख कर पढ़ता। मैंने खाना खाने टाइम भी थाली के बगल में पत्रिकाएं, Like we watch TV. रख के, Instead of watching TV, he was reading. In those days TV were very less, so people were using books, like different types of books for entertainment also. Like these are story books, fairy tales and other things. अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। Sir, कोशिश means like trying, right? Try, या तो अपने बाल जो पुस्तक है उसको तो पढ़ ही रहे थे, प्लस सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की भी वो कोशिश करते थे, ट्राई करते थे। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उपनिषदें आर लाइक बुक्स, रेफरेंस बुक्स काइंड ऑफ उपनिषद। What should I read? Is it a book name? ग्रंथ, रिलीजियस बुक। ओके, उपनिषद इज, So what is the spelling? Upnishad. या लिखा हुआ है देखो, उपनिषद, No, like in English. या UPNISHAD, उपनिषद। सो इट इज लाइक रिलीजियस बुक। इंडिया में तो उपनिषद पढ़ी जाती है ना, इंडियन बुक है, रिलीजियस। Upanishad.
Okay. या इट इज उपनिषद. Book. यस यस प्लीज. Okay. और उनके हिंदी अनुवाद, और फिर हिंदी अनुवाद वो हो सकता है कुछ और लैंग्वेज में, संस्कृत में हो, तो उसको हिंदी में अनुवाद करना. Wait, let me see in which language it is. सत्यार्थ प्रकाश. So 1 minute. प्रकाश जो है वो उपनिषद का हिंदी मीनिंग था. ओके. Sure. या उपनिषद वॉज रिटन इन संस्कृत, और उसका हिंदी मीनिंग का जो बुक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश. तो लेखक ये भी पढ़ते थे उसका हिंदी में. Sir, why is everything related to this chapter that? इट इज अ डिफरेंट चैप्टर. इट No, इज here also Gandhi ji is. सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था. ने लेखक सत्यार्थ प्रकाश के जो भी चीज़ थे, खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, मगर फिर भी इनको पढ़ने में अच्छा लगता था. मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी. स्वामी दयानंद की एक जीवनी थी, वो लेखक को अच्छा लगता था पढ़ने में, उसका प्रिय पुस्तक था. रोचक मीन्स जो कि इंटरटेनिंग होता है, मनोरंजक. रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित. तो ये जो स्वामी दयानंद जी की जो एक जीवनी पर पुस्तक है ये रोचक मनोरंजक शैली में लिखी हुई है. यानी बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही अच्छी शैली में लिखी हुई, जो लेखक को पढ़ने में अच्छा लगता है. वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे. तो यहाँ पर है वो तत्कालीन यानी इमीडिएटली. पाखंडों मीन्स जो दिखावटी ढकोसला करते हैं ना, जो खेल दिखाकर पैसा ठगते हैं, उनको पाखंड बोला जाता है. जिसे दबाया न जा सके उसे बोलते हैं अदम्य. के विरुद्ध ने साहस से, उनको अद्भुत व्यक्ति थे, साहस दिखाने वाले, यानी उनको फाइट करने वाले, एक तरह से फाइट करने वाले, चैलेंज करने वाले अद्भुत व्यक्ति थे. कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी. और जो इनके जीवन के बारे में बता रहा है स्वामी दयानंद जी की, तो उनके जीवन में इतनी रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो लेखक को प्रभावित करती थी. चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती. घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है. जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियाँ इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनका खंडन करना. इतने उनमें ब्रेवरी था, उनमें साहस थे उनके अंदर कि वो जो भी अनसाइंटिफिक चीज़ हो रहा है किसी भी तरह से सोसाइटी में, उनका वो विरोध करते थे. और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, और जो उनसे हार जाता था, मैंने उनसे जो कमज़ोर होते थे उनको सहारा देते थे. यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता. तो ये सब इनको बहुत अच्छा लगता था, रोमांचित मनोरंजन करता था. जब इस सबसे थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता. जब ये सब पढ़ के थक जाते हैं तब अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए बाल सखा और चमचम जो पढ़ी हुई थी उसको दोबारा से पढ़ते थे. तत्कालीन मीन्स जो टाइम का जो भी प्रैक्टिसेस थे, अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस, उनके विरुद्ध साहस रखते थे उनको फाइट करने के लिए या उनके विरुद्ध कुछ बोलने के लिए. ऐसे वो व्यक्तित्व थे. कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी. उनके जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं थी. What is पाखंड, sir? पाखंड इज फ्रॉड, साहस इज करेज, अदम्य इज स्ट्रॉन्ग. तो उसको पाखंडों के विरुद्ध, पाखंड इज काइंड ऑफ फ्रॉड, जिसके विरुद्ध वो फाइट करने के लिए या उसके खिलाफ बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग, साहस, करेज रखते थे. कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी. ये बहुत सारे उनके घटनाएं हैं प्रभावित मीन्स प्रभावित करती थी, जो उनको प्रभावित अफेक्ट करती थी. प्रभावित इज अफेक्ट करती थी या Okay. इम्प्रेस करती थी. ओके. चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती.
घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो इतने सारे ट्रेडिशंस बताया जा रहा है, उनका खंडन करते थे ये, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। और जो उनसे वीक होते थे, हार जाते थे, उनको क्षमा कर देते थे। यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता, ये सब इनके छोटे मन को बहुत ही रोमांचित करता, उन्हें मनोरंजित करता, अच्छा करता। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। जब ये सब बुक्स पढ़कर लेखक थक जाते हैं और बाल सखा और चमचम की पहले से पढ़ी हुई कथाओं को दोबारा पढ़ते थे। उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, उपनिषदें और उनका हिंदी मीनिंग वाली बुक जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था, उसको पढ़ते थे। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन मीन्स द प्रॉस एंड कॉन्स, ओके, इन फॉर एंड अगेंस्ट, लाइक डिबेट थिंग। सो सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, उन्हें तर्क वितर्क वाले जो पार्ट थे, अध्याय थे, उसको पूरा तो समझ नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था और पढ़ने में उनको अच्छा लगता था, आनंद आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, और लेखक की जो प्रिय पुस्तक थी वो स्वामी दयानंद की एक जीवनी थी। रोचक होता है जो अच्छा लगता है, रोमांचक होता है, मनोरंजक होता है, वो रोचक होता है। रोचक शैली में लिखी हुई वो पुस्तक थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। वे तत्कालीन पाखंडों मीन्स दिखावटी, ढकोसला, सब पाखंड होता है कि फ्रॉड, काइंड ऑफ फ्रॉड के विरुद्ध अदम्य साहस। तो फ्रॉड के खिलाफ जो अदम्य, जो इमूवेबल ब्रेवरी, जो करेज दिखाते हैं, वो उनमें था। दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे, वैसे पर्सनैलिटी वो थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। तो स्वामी दयानंद जी की जो जीवन की घटनाएं थी उनको लेखक को बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। तो ये सब उनके स्वभाव में आता है। जो भी चीज़ लिखा हुआ है कि कुछ भी चीज़ अगर देखकर, साइंटिफिकली देखकर उस किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली समझना, या जो भी इलॉजिकल है उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना, या लोगों को समझाना, या उसके बारे में बताना, या अपना मत रखना, ये सब उनका स्वभाव में था। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो भी ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि मनुष्य विरोधी और समाज विरोधी हैं, उनका खंडन करना, माने उनका रेजिस्ट करना, उनको अपोज करना, और अंत में अपने से हारे को क्षमा करना। तो आप अपने से हारे हुए को क्षमा कर उसे सहारा देना, ये सब उनके स्वभाव था, उनका स्वभाव था ऐसा। यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता, ये सब बालमन को बहुत रोमांचित करता था। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। और जब वो थक जाते थे तब जब ये सब किताब जो हमने समाज सुधारक जो किताब जो पढ़े थे या जो भी थे, जब इन सब से थक जाता, लेखक जो पढ़ते थे ये सब बुक, जब ये सब बुक पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तब बाल सखा और चमचम की पढ़े हुए कथाएं को दोबारा पढ़ के अपना मनोरंजन करते थे। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, मैंने स्कूल जाकर पढ़ाई करने पर के लिए माँ जोर देती थी, मतलब थोड़ा सा प्रेशर देती थी या बताती थी कि स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है, स्कूल में पढ़ना चाहिए। चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, और सोचती रहती थी कि कक्षा की किताब, क्लास का जो बुक्स है उसको नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो, और सोचती थी कहीं साधु बनकर घर से भाग गया तो ये चिंता माँ को थी। पिता कहते जीवन में
यही पढ़ाई काम आएगी। पिता कहते थे जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। तो स्कूल लेखक नहीं कहते, तो शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर ही मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं, अतः मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तो जब क्लास 2 तक का पढ़ाई घर पर लेखक कर चुके थे, उसका पिताजी उसके नहीं चाहते थे कि गलत संगत में पढ़ के गाली गलौज सीखे, इसलिए उसको स्कूल भेजा गया। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ, क्लास 3 में वो भर्ती हुए। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। उंगली पकड़कर पिता उनको घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। और उसको टहलाने लगे लेखक को, उनके पिता उंगली पकड़ के, और उसके बाद शाम को टहलाने लगे। फिर लोकनाथ की एक दुकान पर ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में उनको पिलाए और सर पर हाथ रखकर बोले या प्रॉमिस लिए कि किताबों को अच्छी तरह से पढ़ोगे और माँ की चिंता को मिटाओगे। तो ऐसा उनसे बात बोले। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें में तो मैं फर्स्ट आया। और देखते देखते देखो इनका इम्प्रूवमेंट हुआ कि उनका आशीर्वाद था या लेखक की परिश्रम का नतीजा, जिसके कारण इनको तीसरे चौथे में अच्छे नंबर आए और पाँचवें में तो लेखक फर्स्ट आए क्लास में। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। क्योंकि अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। तो दो इंग्लिश की किताब स्कूल से मिली थी इनाम के तौर पर लेखक को। तो दोनों का बारे में यहाँ दिया गया है। एक किताब का नाम था कि एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। तो उन्हें पक्षियों की और जंगल की जानकारी उसमें दी गई है। और दूसरी किताब में मैरीन से रिलेटेड लाइफ की जानकारी थोड़ी दी गई है, ट्रस्ट दी रग, जिसमें पानी की जहाज़ की कथाएं हैं, कहानी है और कौन कौन सा सामान शिप्स में इधर से उधर ले जाया जाता है, लाद कर ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, कहाँ से भी ले जाते हैं और कहाँ भी ले जाते हैं। और जो मैरीन में काम करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, जो शिप पर काम करते हैं उनकी लाइफ के बारे में भी दिया गया है। और द्वीप आइलैंड्स कैसे कैसे होते हैं, कहाँ वेल फिश होती है, वेल मछली कहाँ होती है और कहाँ शार्क होती है। तो ये सब जानकारी उनको उस बुक में जानने को मिला। ये 2 बुक जो मिला था स्कूल से, उसमें ये सब था। एक तो बर्ड्स के बारे में और दूसरा समुद्र के जहाज़ों के बारे में। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। अब ये 2 बुक्स जो मिले थे इनाम पे, इनके लाइफ मैंने इनके जो वर्ल्ड है उसका 2 विंडो, द्वार खोल दिया या डोर खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्य से भरा समुद्र, ये 2 चीज़ बुक्स में जानने को मिला लेखक को। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी 2 किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। तो पिता ने अपनी अलमारी के खाने मीन्स जो शेल्फ होता है या जो स्पेस होता है, वहाँ से अपनी चीज़ें हटाकर लेखक से कहा कि ये आप यहाँ पर तुम अपनी ये किताब रखो, अब से ये शेल्फ तुम्हारा है, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है।
तो यहाँ से उनका लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। पैराग्राफ, यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। तो इस पैराग्राफ में दे रहा है कि यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी, यहाँ से उनका लाइब्रेरी स्टार्ट हुई लेखक का। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। यहाँ से बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि बच्चे की लाइब्रेरी जो थी यहाँ से शुरू हुई जब उसके पिता ने अपने अलमारी का एक शेल्फ खाली करके उसको दे दिया। बच्चा बड़ा हुआ, किशोर हुआ मीन्स थोड़ा यंग हुआ, बड़ा हुआ, और उसके बाद स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, फिर डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल किया, फिर यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया मैंने पढ़ाया भी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी, अध्यापन छोड़कर पढ़ाना छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आ गए, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का भी विस्तार करते गए। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उन्हें किताब पढ़ने का शौक तो चलो समझ में आता है, लेकिन किताब को जमा करने का जो सनक है, जो एक एडिक्शन है या जो एक जिद है वो क्यों सवार हुई, माने क्यों वो जिद है? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। तो इलाहाबाद जो है वो भारत के प्रख्यात मीन्स वो भूभाग जिसका चारों ओर पानी हो, प्रख्यात मीन्स प्रसिद्ध। ये जो है पहला जो मीनिंग है ये द्वीप का मतलब है, द्वीप आइलैंड, और दूसरा है प्रसिद्ध। मैं यहाँ पे प्रसिद्ध देख रहा हूँ, नंबर 2, पहले ये पढ़ दिया। तो प्रख्यात मीन्स प्रसिद्ध। तो इलाहाबाद का जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है उसमें एक रहा है इलाहाबाद। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो हैं ही। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी में बहुत सारी लाइब्रेरी वहाँ देखने को मिल जाती है। जो विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तो है ही, कॉलेज की लाइब्रेरी है, लेकिन हर मोहल्ले में एक अलग से भी लाइब्रेरी मिल जाती है। तो बहुत इलाहाबाद जो है बहुत ही एक पॉपुलर जगह है, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध प्लेस है, शिक्षा केंद्र है इंडिया का। इसलिए वहाँ पर लाइब्रेरियाँ उन्हें जगह जगह पे दिख जाती है। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ, अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवाकर पढ़ता रहता था। तो पिता के जाने के बाद वो लाइब्रेरी में ही बैठकर किताब निकलवाकर वहीं पर पढ़ते रहते थे। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। तो उस टाइम में, उस समय में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। जो साहित्य के उपन्यास थे उसके अनुवाद हो रहे थे। अनुवाद करना मीन्स का मीनिंग लिखना। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था, और लेखक को वो सब उपन्यासों को पढ़कर बड़ा अच्छा लगता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। छोटे से हरि भवन में उनके पास खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी। तो बंकिम चंद्र उपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉल्स्टॉय की अन्ना करेनिना, ये सब किताबों की नाम। So what is the meaning of Anna Karenina? Name of the book. So Tolstoy has written Anna. So Yeah, author has written Anna
करेनिना। विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गोर्की की मदर, अलेक्जेंडर कोप्रिन का गाड़ी वालों का कटरा। डिफिकल्ट नेम का ये सब बुक्स है, बुक्स अहमद अपिड। और सबसे मनोरंजक सरवा रीज का विचित्र वीर, यानी डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट के Sir, so confusing, sir. these are the like good books. If you will read, no, you will enjoy reading this. Don Quixote, even we have read in, we have learnt it. But I don't have a fond of reading books. Yes. So whichever book you like, whichever novels you like, you should keep reading. Yeah. See, this lekak. Now I've left that also, sir. I'm not able to read it. हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। मैंने दिन भर वहीं बैठ के बुक पढ़ते रहते थे लेकर, और जब लाइब्रेरियन कहते थे कि अब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम है, तो तब वो बड़ी अनिच्छा से, मैंने बिना किसी इच्छा से उठते थे। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। तो इनको इच्छा थी कि अगर इनके पास पैसा होता तो बुक को या तो इशू कर लेते या घर पर लाकर पढ़ते। अगर इनके पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए ये उनके लिए सपना ही था, भला ऐसा पूरा हो पाएगा कि नहीं, वो ऐसा सोच रहे थे, ये एक सपना ही रहेगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। पिता के डेथ के बाद उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन था बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। फीस जुटाना मुश्किल था, अपने शौक़ की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। उन्हें जो इंटरेस्टिंग बुक्स थे उनको खरीदने का अपने शौक़ की किताबें खरीदना तो इम्पॉसिबल था, संभव ही नहीं था, मतलब इम्पॉसिबल था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे, मैंने इनिशियली मिलते थे कुछ पैसे, ताकि छात्र किताब खरीद सके। लेकिन उन पैसों से जो लेखक थे वो प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीद लेता था। बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। बाकी अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे लेकर पढ़ लेते थे और नोट्स बना लेते थे। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते। तो ये लोग छात्र जो थे वो पुराने पुस्तक खरीद लेते थे और फिर उसे आधे दाम में बेच भी देते थे, और जो उनके बाद जो जिनको पढ़ना रहता था वो बुक वो इनसे खरीद लेते थे। तो इसी तरह से इनका काम चलता रहता था, इसी तरह काम चलता। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। तो लेखक कह रहे हैं कि अब कैसे साहित्यिक पुस्तक, लिटरेचर की पुस्तक अपने ही कमाए हुए पैसे से कैसे खरीदे, उन्हें याद है। यह साल इंटरमीडिएट पास किया था, मैंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। इंटरमीडिएट मैंने IA या ISC +2 PUC यहाँ बोलते हैं, वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर BA की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया, और जब पुरानी पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकें बेचकर, मैंने जो IA की पुरानी जो पाठ्य पुस्तक थी उसको बेचकर जब BA की पाठ्य पुस्तकें बुक्स लेने के लिए एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर वो गए। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपये बच गए थे, यानी खरीदने के बाद भी 2 रुपये बच गए थे उस टाइम। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, सिनेमा घर में सिनेमा भी लगा हुआ था, मूवी देवदास, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था।
उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। हमारा कहना था कि वहीं से बच्चे, सिनेमा से ही बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे, लेकिन गाने जो थे वो सिनेमा घर के बाहर, यानी थिएटर के बाहर गाना बजता था। उसमें सहगल का एक गाना था, सहगल सिंगर थे, उनका एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही। दुख के दिन अब बीतत नहीं, मैंने दुख के दिन अब नहीं बीत रहे हैं। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। लेखक जो थे उस गाने को अक्सर गुनगुनाते रहते थे, मरमरिंग अपना गुनगुनाते रहते थे। कभी कभी गुनगुनाते आँखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। तो माँ तो आखिर माँ है, तो माँ ने कह दिया कि दुख के दिन बीत जाएंगे, मन को या दिल को इतना छोटा क्यों कहता है। मैंने करेज दिया, माँ ने करेज दिया लेखक को। धीरज से काम लो, मैंने पेशेंस रखो। तब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है। तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा। तो जब माँ को मालूम चला कि ये तो देवदास फिल्म का गाना है, तो माँ ने कहा लेखक से कि अपना मन को इतना दबाकर क्यों मार रहे हो, अगर देखने का मन ही है पिक्चर तो जाकर सिनेमा घर में पिक्चर देखो, पैसे मैं दूंगी, पैसे मैं दे दूंगी। माँ ने कहा कि पैसे भी वो दे देंगे, अगर तुम्हें देखना है तो पिक्चर देख लो। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। तो लेखक ने माँ को भी बता दिया कि किताबें बेचकर 2 रुपये बच गए हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया, और माँ का परमिशन लेकर फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। तो 2 रुपये लेकर वो सिनेमा देखने तो चले गए, मगर पहला शो छूटेगा तब तो दूसरा शो के लिए लोग जाएंगे। एक के बाद एक जो सिक्वेंशियल शो चलता है, एक के बाद एक, तो शो छूटने में टाइम था, इसलिए वो पास की एक दुकान में, किताब की दुकान में वो चले गए, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है देवदास, और काउंटर पर एक पुस्तक रखा हुआ था देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया। अब मूवी भी देवदास लगा हुआ है और उनकी नज़र पुस्तक पर भी पड़ गई देवदास, सेम राइटर का, तो दाम भी आधा है, केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, हमारे पुराने गाहक हो। गाहक इज अगेन सेम थिंग एज ग्राहक हो। तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। जो किताब का जो कमीशन होता है वो नहीं लेंगे, और एक तरह से कम दाम में भी डिस्काउंट करके किताब दे देंगे, क्योंकि लेखक उस दुकान के पुराने कस्टमर थे। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 1.5 रुपये में पिक्चर कौन देखे, 10 आने में देवदास खरीदी। तो लेखक ने सोचा कि पिक्चर देखने से अच्छा है कि किताब ही खरीद ले, और उन्होंने किताब खरीद लिया, क्योंकि ज़्यादा रुपया लग रहा था और किताब सस्ते में 10 आने में ही मिल रहा था। 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। तो वो किताब लेकर जल्दी जल्दी घर वापस आ गए लेखक, और 2 रुपये में से, तो वो 1 रुपये में 16 आना होता है, तो 8 आने का पुस्तक हो गया, तो 6 आना बचा 1 आने में, और उसके बाद 1 रुपया और बचा। तो 1 रुपया 6 आना लेकर वो जल्दी जल्दी घर आ गए और माँ को दे दिया। आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेज़ी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व मीनिंग पुरानी बातों और इतिहास के अध्ययन तथा अनुसंधान से संबंध रखने वाली विशेष प्रकार की विद्या, पुरातत्व, राजनीति की हज़ारहा मीन्स 1000 से अधिक पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत मीन्स अधिकता या प्रबलता से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। नेगर, मारिया रिल्के, स्टीफन ज्विग,
मोपासा चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तोवास्की, मायकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफेन स्पेंडर, आर्डेन एजरा, पाउंड, यूजीन ओनील, ज्यां पाल सात्र, आलबेयर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रा, हेब्बर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों चिंतकों की इस कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। तो ये एक्चुअली लेखक एक फ्लैशबैक ले रहे हैं कि अब जब वो थोड़े एजेड हो गए हैं और जब वापस देख रहे हैं पुराने पुस्तकों का वो जो संकलन है उसको वापस देख रहे हैं, तो उनको बहुत सारे पुस्तकों की जो लेखक है उनकी याद आ रही है। इतने सारे पुस्तक लिखे गए लेखक द्वारा पुस्तक उनके पास में है, तो वो सब उनको याद दिला रही है। तो सारे लेखक के नाम यहाँ पर दिया हुआ है। मराठी के वरिष्ठ मीन्स बड़ा, पूजनीय। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी, इस महापुरुषों को भी। सो मराठी के एक वरिष्ठ कवि, मैंने पूजनीय या बड़े कवि विंध्या करंदीकर ने इनके पास आए थे और इनसे कहे थे कि ऑपरेशन सफल होने के बाद जब वो देखने आए थे तो बोले थे कि भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों तरफ विराजमान है, जो पुस्तक के रूप में जो बड़े बड़े लेखक हैं वो तुम्हारे आसपास ही विराजमान नहीं माने मौजूद है, प्रेजेंट है अपने पुस्तकों द्वारा, और इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने ही तुम्हें पुनर्जीवन दिया है, तो इन्होंने ही तुम्हें एक नया जीवन दिया है। मैंने मन ही मन विंध्या को प्रणाम किया और लेखक ने मन ही मन विंध्या जी को और महापुरुषों को प्रणाम किया। ने थैंकफुलनेस या ग्रेटिट्यूड शो किया प्रणाम के थ्रू।